गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे जैव भू रासायनिक चक्र और जलीय चक्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जैव भू रासायनिक चक्र क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है कि प्रकृति में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रकार के लवण पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। ये सभी एक चक्रीय रूप से चलते रहते हैं। तो इनका जो चक्र चलता है, उसी से जो प्रकृति का सिस्टम है वो भी संचालित होता है और जीव अपना जीवन यापन करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में वे अपना चक्र पूरा करते हैं, जिसमें जैव भू रासायनिक चक्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए, जैव भू रासायनिक चक्र को हम समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि प्रकृति में कुछ रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जिनकी पौधों को या मनुष्यों को या बहुत सारे अन्य जो जितने भी प्राणी हैं उन सभी को आवश्यकता होती है। तो ये सभी प्राणी क्या करते हैं, इनको कैसे प्राप्त करते हैं? तो देखिए, पौधे जो हैं उनका चूंकि डायरेक्ट रूप से वो मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं, मृदा से संबंध होता है, और ये अधिकांशतः ये पदार्थ जो है वो मृदा में ही पाए जाते हैं। और जो मृदा में नहीं भी पाए जाते हैं वो भी मृदा में पहुंच जाते हैं। कैसे कि जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन मुक्त रूप से वायुमंडल में पाई जाती है, और यह नाइट्रोजन कुछ ये जो इसके नाइट्रेट वगैरह बनते हैं और उनके माध्यम से जब वर्षा होती है तो वर्षा के पानी के साथ ये ज़मीन में चली जाती है। तो यानी कुल मिलाकर के रासायनिक पदार्थ जो है वो अधिकांशतः मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं, ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। और फिर जब मृदा से पौधे चूँकि डायरेक्ट रूप से कनेक्टेड होते हैं, तो क्योंकि पौधे हरे पौधे जो हैं वो मृदा से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान ये हरे पौधे अपना भोजन जब प्राप्त करते हैं तो यानी अपनी जड़ों के माध्यम से इन रासायनिक पदार्थों को, खनिज लवण को इत्यादि को ग्रहण कर लेते हैं। अपने पौधों, अपने जड़ों के द्वारा इनको ग्रहण कर लेते हैं और फिर अपना विकास कर लेते हैं। फिर आगे चलकर इनकी जो पत्तियां वगैरह होती है पौधों की, या जो टहनियाँ होती है, उनमें भी चूँकि ये पदार्थ जो है, रासायनिक पदार्थ जो है, खनिज लवण जो है वो विद्यमान रहते हैं। फिर इन रासायनिक पदार्थों को पौधों की पत्तियों के माध्यम से प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, वो इनको प्राप्त करते हैं। जैसे शाकाहारी जीव हैं वो हरे पौधों को खाते हैं, ये जो मनुष्य है वो भी शाकीय पदार्थ खाते हैं, क्योंकि सब्जी खाते हैं या अन्न वगैरह ग्रहण करते हैं, तो उसमें भी ये पदार्थ मिले रहते हैं। इनको मनुष्य या जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, शाकाहारी जीव हैं, ये इनको ग्रहण कर लेते हैं। तत्पश्चात शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव ग्रहण करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके अंदर भी ये पदार्थ चले जाते हैं। जितनी की आवश्यकता उनको होती है उतनी मात्रा उनमें पहुंच जाती है। इसके उपरांत क्योंकि सभी जो शाकाहारी जीव हैं और मांसाहारी जीव हैं वो कालांतर में मर जाते हैं। मरने के पश्चात चूँकि इनका अपघटन होता है, जो अपघटक जो होते हैं वो इनको एक प्रकार से डिकम्पोज कर देते हैं, इनको अपघटित कर देते हैं। तो जैसे बहुत सारे प्रकार के अपघटक मृदा में पाए जाते हैं, कीड़े वगैरह, दीमक वगैरह, ये इनको अपघटित कर देते हैं। और अपघटित करने से जो इनमें रासायनिक पदार्थ, जो खनिज लवण विद्यमान थे, वो पुनः अपनी मूल रूप में आ जाते हैं और मृदा में चले जाते हैं। फिर मृदा से पुनः इनको हरे पौधे प्राप्त कर लेते हैं। और जो कुछ एक जो रासायनिक जो पदार्थ होते हैं वे जीव जंतुओं के मरने के पश्चात हो सकता है वायुमंडल में विसर्जित हो जाते हैं। तो अगर वो वायुमंडल में भी विसर्जित हो जाते हैं तो अंततः वर्षा के माध्यम से पुनः मृदा में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक चक्रीय व्यवस्था चलती है, जिसमें कि जो रासायनिक पदार्थ हैं
वो एक चक्रीय क्रम से चलते रहते हैं और प्रारंभ में भूमि में जाते हैं, भूमि से जड़ों के माध्यम से पौधों में आते हैं, पौधों से शाकाहारी जीवों में आते हैं, शाकाहारी जीव जब इन पौधों को खाते हैं इसके पश्चात शाकाहारी जीवों के पश्चात मांसाहारी जीवों में आते हैं और फिर शाकाहारी जीवों, मांसाहारी जीवों और पौधों सभी से अपघटकों के द्वारा पुनः मृदा को प्राप्त होते हैं। इस संपूर्ण चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जैव भू रासायनिक चक्र पूरा हुआ। अभी हम एक और चक्र के बारे में देखते हैं, जलीय चक्र के बारे में देखते हैं। जलीय चक्र क्या होता है कि जल प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है। लगभग संपूर्ण पृथ्वी पर 71% भाग पर जल पाया जाता है और 29% भाग पर थल भाग पाया जाता है। ये जो जल है ये एक चक्रीय रूप से चलता रहता है, यानी एक ही अवस्था में नहीं रहता है। जैसे समुद्रों में जल पाया जाता है और समुद्रों का जल जो है उसका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के माध्यम से ये वायुमंडल में पहुंचता है। कालांतर में वायुमंडल में बादल बनते हैं इससे और बादलों से वर्षा होती है। तो वर्षा के माध्यम से ये पुनः धरातल पर आ जाता है। जो पुनः धरातल पर आता है उनमें से कुछ पानी सीधे समुद्रों पर ही गिरता है। तो जो पानी समुद्रों पर गिरता है वहाँ एक चक्र पूरा हो जाता है, यानी समुद्र से गया और समुद्र में वापस आ गया, उसका चक्र वहीं पे पूरा हो गया। लेकिन जो जल धरातल पर गया, उस धरातल पर गए हुए कुछ पानी को वनस्पतियां अपनी जड़ों के माध्यम से सोख लेती है। कुछ पानी हो सकता है बर्फ के रूप में भी कहीं जमा हो जाए या बर्फ के बन जाता है, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ पानी रनअप के रूप में बहता रहता है, नदियों के माध्यम से या नालों के माध्यम से बहता है। और इस बहते हुए पानी को कई बार किसान अपना कृषि के लिए, सिंचाई के लिए काम में ले लेते हैं। तो सिंचाई से फिर जब फसलें बोते हैं ये फसलों में आ जाता है, कुछ वायुमंडल में चला जाता है वाष्पीकृत होकर के। फिर वायुमंडल से पुनः वर्षा होती है, वर्षा से पुनः ये रनअप के रूप में बहते हुए समुद्रों में चला जाता है। तो यानी इस प्रकार से एक चक्र पूरा हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के सभी प्रोसेस के माध्यम से जल अंततः अपनी मूल अवस्था में ही आता है। जैसे जल था और जल से इसको पौधों ने ग्रहण कर लिया, फिर वनस्पति जब काट लेते हैं या वनस्पति जब सूख जाती है तो ये पुनः वायुमंडल में आ गया, वाष्प अवस्था में आ गया। वाष्प से पुनः ये बादल बनेंगे और बादल से वर्षा के धरातल पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जल से शुरू हुआ और जल के रूप में ये होता है वापस आ गया। या बीच में एक अवस्था ये भी हो सकती है कि वर्षा का जल जमा हो जाए, बर्फ के रूप में जम जाए। तो बर्फ के रूप में जमा हो जाए वो क्या होता है, पिघल जाता है। पिघला हुआ जल उसका फिर वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण होकर के फिर ऊपर चला जाता है बादलों के रूप में और फिर बादलों से पुनः वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। यानी इस प्रकार जो चक्रीय अवस्था पाई जाती है जल की, इसको हम जलीय चक्र के नाम से जानते हैं। तो इसमें कुछ प्रक्रियाएं होती है जलीय चक्र में, जैसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी समुद्री पानी का या धरातल पर पाए जाने वाले पानी का या वनस्पतियों में मौजूद पानी का जब वाष्पीकरण होता है तो उसको वाष्पीकरण की क्रिया बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन होता है, जैसे पत्तियों के माध्यम से सीधा जो वायुमंडल में हरे पौधों की जो पत्तियां होती है उसके माध्यम से सीधा जो वायुमंडल को जल प्राप्त होता है उसको हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और जल से जो पानी बनता है उसको हम जल से जो वाष्प बनती है उसको हम वाष्पीकरण बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण की, ये इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। एक वाष्पोत्सर्जन होता है, जैसे पौधों से पत्तियों से जो डायरेक्ट वायुमंडल में पहुंचता है, तो ये क्रियाएं इसमें होती है। फिर जो धरातलीय प्रवाह के रूप में ये बहता है। तो इस प्रकार से ये कई अवस्थाओं से होते हुए अपना एक चक्र पूरा कर लेता है। तो जल का हम जैसे जलीय चक्र का होना बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि पहली बात तो ये प्रकृति में जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यानी जल के बिना कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, कोई भी वनस्पति जीवित नहीं रह पाता। तो इसलिए जल की प्रकृति में बेहद आवश्यकता होती है। और दूसरा ये
इनका भी एक सक्रिय रूप में रहना जरूरी होता है। अगर ये सक्रिय रूप में नहीं चलते तो भी जो प्रकृति का जो सिस्टम है वो सही सुचारू ढंग से कार्य नहीं करता। तो इस प्रकार जलीय चक्र जो है वो प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं के लिए और स्वयं जल स्रोतों के लिए बहुत आवश्यक प्रक्रिया होती है। धन्यवाद।